बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में है। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करनी पड़ेगी। इंटर का मतलब होता है दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के और फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाए जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। अब कौन कौन सी हैं इनकी टाइप्स? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया गया। टाइप्स कौन सी हैं इनकी? सबसे पहले डाइपोल फोर्सेस। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और फिर स्पेशल टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये चार टाइप्स हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डीबाई फोर्सेस भी कहते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। डाइपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। पोलर एंड पोलर। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल तो पोलर है जबकि दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनके दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस को लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप है डाइपोल फोर्सेस की, जिसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड नाइट्रोजन एटम या पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम या फिर पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड फ्लोरीन एटम, इनके दरमियान पाए जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये देखें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान,
हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, अगर हम इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखते हैं तो एक फोर्स की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखेंगे। एक डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक डिबायर फोर्स, एक लंदन डिस्पर्जन फोर्स और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर डिबायर फोर्सेस और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इनमें से वीकेस्ट फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डिबायर फोर्स यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये 1930 में फ्रिट्ज लंदन साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाई लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। कैसे? लिक्विफेक्शन ऑफ नोबल गैसेस। हीलियम को अगर लिक्विड फॉर्म में देखते हैं तो हीलियम नॉन पोलर है, हीलियम के तमाम मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिक्विड में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं, तो वो कौन सी वीक फोर्सेस होंगी? तो फ्रिट्ज लंदन ने 1930 में बताया कि इन फोर्सेस को लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। ये कुछ इंट्रोडक्शन था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। ऐसे फैक्टर्स जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्जेस। जितने पार्शियल चार्जेस ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले होंगे उतनी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्जेस के साथ। सेकंड पैरामीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्जेस मालूम कैसे करते हैं, कैसे पता चलाया जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, डेल्टा EN। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना परसेंटेज आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा, और जितना परसेंटेज आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा उतनी पार्शियल चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट पैरामीटर आता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट मोर रैपिड हो जाएगी और फोर्सेस का ब्रेक होना और रीफॉर्म होना ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के बढ़ाने से एक तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट मोर फ्रीक्वेंट हो जाएगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का बनना और टूटना मोर फ्रीक्वेंट हो जाएगा,
जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को मालूम करते हैं। ये देख लीजिएगा जी। फिजिकल फिनोमेनास हमने स्टडी करने हैं, जैसे इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड्स का स्पॉन्टेनियसली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, ये इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखिएगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकंड, ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होता है, और ये रिवर्सिबल है कंडेंसेशन के साथ। फिर एंडोथर्मिक है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। और कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन होती कैसे है, ये देख लीजिएगा। लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके लिक्विड की सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स में सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, उनको ओवरकम करना उतना मुश्किल होगा, यानी इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, इनवर्स रिलेशन। सेकंड, सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। डायरेक्ट रिलेशन होगा सरफेस एरिया के साथ। नेक्स्ट देख लें, इंपॉर्टेंट पैरामीटर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्योंकि डिटरमिन करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। टेम्परेचर के बढ़ जाने से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कम हो जाने से इवेपोरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन का, डायरेक्ट रिलेशन। फिर एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन उस कदर फास्ट नहीं हो सकेगी, यानी इनवर्स रिलेशन है एक्सटर्नल प्रेशर का इवेपोरेशन के साथ। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन्स करते हैं फैक्टर्स विच इफेक्ट्स इवेपोरेशन। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। हमारे पास 4 लिक्विड्स हैं, कौन कौन से? ईथर, जिसका वेपर प्रेशर, जिसमें इवेपोरेशन स्पीड अप होती है। फिर अल्कोहल, जैसे एथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। वाटर,
और ग्लिसरॉल। ये कॉमन एग्जांपल है, बुक में भी दी हुई है, इसलिए यही डिस्कस की। ईथर में एवेपोरेशन स्पीडली होती है, फिर एथेनॉल में, अल्कोहल में एथेनॉल, और फिर वाटर और ग्लिसरॉल में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन कम है। नेक्स्ट देखिए, वेपर प्रेशर। Pressure exerted by vapors of liquid on surface of liquid exerted by vapors of liquid on surface of liquid, लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को स्टडी किया जाता है हमेशा क्लोज्ड वेसल में। क्यों? क्योंकि यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करनी है। कब? वेपर्स का प्रेशर किस वक्त? व्हेन इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम दो प्रोसेसेस के दरमियान होता है। वो कौन से प्रोसेसेस हैं? बिटवीन, जी, वो प्रोसेसेस हैं एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। दो प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं। लिक्विड्स वेपर्स में जा रहे हैं और वेपर्स वापस लिक्विड में आ रहे हैं। जब इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट डेवलप हो गई, उस वक्त जितना वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस पर, उसे नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर का। याद रखिएगा, फैक्टर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस एरिया वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करता। सरफेस एरिया कैन नॉट इफेक्ट वेपर प्रेशर। सरफेस एरिया वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करेगा। यह बहुत अहम पॉइंट है। सरफेस एरिया कैन नॉट इफेक्ट वेपर प्रेशर। बाकी पैरामीटर्स इफेक्ट करते हैं। अब एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, जिसमें एवेपोरेशन फास्ट होती है, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर एथेनॉल, फिर पानी और फिर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर मरकरी से, मरकरी जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में, मेटेलिक बॉन्ड है, ग्लिसरॉल में पाए जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस मरकरी से भी स्ट्रॉन्गर हैं। तो ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर मरकरी से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? जिस पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर
सेम हो जाए। वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर आ जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का नाम दिया जाता है। यहां से हमने रिजल्ट निकाला कि बॉइलिंग पॉइंट का, अगर हम एक जगह पर हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होगा वेपर प्रेशर के साथ। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यानी जिन लिक्विड्स की बात की हमने कि इन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर का ऑर्डर था, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ईथर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा था, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर एथेनॉल, फिर वाटर और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की बात की जाए तो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा क्योंकि वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा था, वेपर प्रेशर सबसे कम था। अब नेक्स्ट देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है, अगर लिक्विड सेम रख दिया जाए तो और टेम्परेचर सेम रख दिया जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, ये देख लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। कैसे? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान रिलेशन। जी, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है 1489 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होगा। पानी बॉयल करेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम किया जाए 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किया जाए, जो कि सी लेवल पे है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये कम होके 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक्सटर्नल प्रेशर मजीद कम किया जाए 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो मरी हिल्स में है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होके 98 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर मजीद कम किया जाए एक्सटर्नल प्रेशर को 323 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो माउंट एवरेस्ट पर है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट मजीद कम हो जाएगा, 69 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरीके से
water can be made to boil at 25 degrees Celsius if external pressure is reduced to 23.7। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और वाटर कैन आल्सो बी मेड टू बॉयल एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 4.579 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर देते हैं तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा। तो ये हमने रिलेशनशिप डेवलप किया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर में। ये वैक्यूम डिस्टिलेशन देख लें। जिस तरह एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके हमने बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया, कुछ थर्मली सेंसिटिव लिक्विड होते हैं। थर्मली सेंसिटिव लिक्विड्स कौन से हैं? जो वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले डीकंपोज हो जाएं। डीकंपोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले जो लिक्विड्स डीकंपोज हो जाएं उन्हें थर्मली सेंसिटिव लिक्विड्स का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं ग्लिसरीन की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस है, जबकि डीकंपोज हो जाता है एट 290 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के लिक्विड्स को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले डीकंपोज जो हो जाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम करना होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कम करने की टेक्निक को वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। कैसे कम करेंगे? हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर था 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें तो ग्लिसरीन बॉयल कर जाएगा एट 210 डिग्री सेल्सियस। 210 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा। वेपर्स हमारे पास हासिल हो जाएंगे। डीकंपोज हाई टेम्परेचर पर हो रहा है 290 डिग्री सेल्सियस पर। इस किस्म की टेक्निक को वैक्यूम डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है। तो ये हमने देखा वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसी तरीके से कुछ हीट ऑफ चेंजेस हैं फिजिकल, जैसे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, जो डेल्टा एच एस है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन में सॉलिड को हीट किया जाता है और गैस यानी वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और गैसेस में हमने पढ़ा नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को खत्म किया जाता है। जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन, और अगर 1 मोल है तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन,
डेल्टा एच वी है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, जबकि वेपर्स में नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ है। सॉलिड को मेल्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना, यह फ्यूजन कहलाता है। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और लिक्विड्स में कोई फोर्सेस नहीं है। तो अगर इनकी मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन किया जाए, इन्हीं फोर्सेस की मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करेंगे, तो डेल्टा एच एस की मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन हाईएस्ट वैल्यू होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को खत्म करना मुश्किल होता है। फिर डेल्टा एच वी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, वीक फोर्सेस को खत्म करना, और डेल्टा एच एफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को वीक फोर्सेस में लेके जाना। लिक्विड्स में वीक फोर्सेस होती हैं। तो मैग्नीट्यूड डेल्टा एच एस की सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा एच वी की और डेल्टा एच एफ की इनमें से सबसे कम होती है। जी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल नाम से जाहिर है डुअल करैक्टर रखता है। लिक्विड की तरह फ्लोइंग एबिलिटी है, फ्लूइड है, और क्रिस्टल्स की तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, जी 1888 में फ्रेडरिक रेनी टाइजर साइंटिस्ट था। इसने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करवाया फिनोमिना लिक्विड क्रिस्टल का। सॉलिड है, इसको अगर हीट करें तो लिक्विड में जाता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाते, पहले टर्बिड लिक्विड में, मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड हीट करेंगे, ये कन्वर्ट होगा टर्बिड लिक्विड में, और टर्बिड लिक्विड को मजीद हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा क्लियर लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में। इसको हमने देखा कि ये दो बार मेल्ट हो रहा है। पहले टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर, और सेकंड को क्लियरिंग टेम्परेचर कहा जाता है। क्लियरिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो बुक वाली एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल, बेंजोएट, इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। ये सॉलिड था, इसको हीट किया 145 डिग्री सेल्सियस पे, ये टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ
और 179 डिग्री सेल्सियस पर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये टेम्परेचर्स हैं। 145 डिग्री सेल्सियस ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है और 179 डिग्री सेल्सियस ये इसका क्लियरिंग टेम्परेचर है। तो ये दरमियान में जो स्टेट बनी टर्बिड लिक्विड वाली, इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास हासिल हो गया। अब लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे अहम प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के चेंज होने से लिक्विड क्रिस्टल में पार्टिकल्स के दरमियान, लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कलर में चेंज आ जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड क्रिस्टल की। यही इसकी एप्लीकेशंस को बढ़ा देता है। एप्लीकेशंस क्या हैं? पहली एप्लीकेशन, तमाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज LCD, ये लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन है। फिर एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज होते हैं, टेम्परेचर चेंज मालूम करने के लिए। फिर लोकेशन ऑफ ट्यूमर चेक करने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर है तो उसकी पोजीशन को, लोकेशन को चेक करने के लिए। फिर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर, पोटेंशियल फेलियर का पॉइंट, कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और कोई ब्रेक कर गई तार, वायर कहीं से, तो कहां से ब्रेक की? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हेल्प करेगा पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर चेक करने के लिए। तो ये लिक्विड क्रिस्टल था। सॉलिड्स की बात कर लें। सॉलिड्स में दो तरह के सॉलिड्स हैं, एमार्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमार्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। सुपर कूल लिक्विड्स कहलाते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, लॉन्ग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है। किसी एक पॉइंट पर मेल्ट नहीं करते, एक रेंज में मेल्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से रेंज ऑफ डेल्टा HF, हीट ऑफ फ्यूजन की एक रेंज होती है, उस रेंज में ये फ्यूज होते रहते हैं। नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लें इनकी। एमार्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स में ग्लास, प्लास्टिक, रबर और वुड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एमार्फस सॉलिड्स की।
एमार्फस सॉलिड सूडो सॉलिड कहलाते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, रेंज ऑफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होगी, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं जैसा कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड वुड। ये इनकी एग्जांपल्स थी जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेल, होमोजीनियस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है थ्रू आउट द सब्सटेंस, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, पूरे का पूरा सॉलिड एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है, एग्जैक्ट मोलर हीट्स ऑफ वेपराइजेशन होती है, डेल्टा एच एफ। जनरली ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं फॉर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एन आइसोट्रॉपिक टुवर्ड्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट शो करते हैं, फिनोमेना इज नोन एज एन आइसोट्रॉपिक। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में कुछ हमने देखा कि इनकी एग्जाम्पल में की बात की जाए तो सोडियम क्लोराइड, शुगर, कार्बन का ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। सोडियम क्लोराइड साल्टेबल साल्ट है, शुगर, ग्रेफाइट, डायमंड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मजीद हम स्टडी करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। प्रॉपर्टीज जिसमें सबसे पहले एन आइसोट्रॉपी देख लें। एक सॉलिड का, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एक्सटेंट के साथ शो करना एन आइसोट्रॉपी कहलाता है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, एक प्रॉपर्टी का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एक्सटेंट के साथ शो करना, ये एन आइसोट्रॉपी कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ग्रेफाइट, ये एक क्रिस्टल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, different directions parallel to the layer, और perpendicular to the layers, पैरेलल टू द लेयर ये कंडक्टर है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और परपेंडिकुलर टू द लेयर ये इंसुलेट करता है, इंसुलेट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमने देखा कि एक क्रिस्टल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एक्सटेंट के साथ शो करना, ये कहलाता है
एन आइसोट्रॉपी। बिल्कुल ऐसे ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी एन आइसोट्रॉपी हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस वगैरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, जैसे आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब सेम और मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। डिफरेंट सॉलिड्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होना ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। डिफरेंट सॉलिड्स हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, अगर ऐसा हो तो इस फिनोमिना को आइसोमॉर्फिज्म और सॉलिड्स को आइसोमॉर्फ्स कहा जाता है। दोनों केसेस में ये एप्लीकेबल है। अगर हम सॉलिड की बात, अगर हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तब भी, और अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तब भी। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिएगा K2SO4 और K2CrO4 दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं, लेकिन इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों की आर्थोरोम्बिक है। कंडीशंस क्या हैं आइसोमॉर्फ होने की? एटॉमिक रेशियो सेम होनी चाहिए, जैसे K2SO4 में 2:1:4 और K2CrO4 में 2:1 और 4। एटॉमिक रेशियो सेम है और एनाइन का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन भी सेम होना चाहिए। सल्फेट और क्रोमेट का स्ट्रक्चर, ये सल्फेट का स्ट्रक्चर है SO4-2 टेट्राहेड्रल, और इसी तरीके से ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है CrO4-2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक रेशियो सेम और एनाइंस का स्ट्रक्चर सेम, तो ये दोनों सॉलिड्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। दोनों की शेप सेम है, रोम्बोहेड्रल। बिल्कुल ऐसे ही KNO3 और CaCO3, दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म रोम्बोहेड्रल है। कंडीशंस देख लें, एटॉमिक रेशियोज 1:1:3 और 1:1:3। जी, पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की बात की गई तो ये रोम्बोहेड्रल हैं। एटॉमिक रेशियोज देख लें, 1:1:3, 1:1:3, और एनाइन तो दोनों में है ही सेम, ये भी नाइट्रेट और ये भी नाइट्रेट। तो ये हमने देखा कि अगर मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं और उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स सेम हैं तो इन सॉलिड्स को आइसोमॉर्फ्स कहा जाता है, और इस फिनोमिना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये दोनों क्यूबिक हैं। ये कंपाउंड्स की एग्जांपल देखी हमने। एलिमेंट्स भी की भी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म हो सकती है, जैसे कॉपर एंड सिल्वर, दोनों ही क्यूबिक हैं।
और जिंक और कैडमियम, ये दोनों ही हेक्सागोनल हैं। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दोनों ये फिनोमिना शो कर सकते हैं। ये था पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म में डिस्कस करें तो दो केसेस बनेंगे, एक कंपाउंड्स के लिए और एक एलिमेंट्स के लिए। एलोट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, सॉलिड एक है कंपाउंड, इन सॉलिड स्टेट एक है और दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया जाता है। और अगर कंपाउंड की जगह पर एलिमेंट आ जाए, एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में एक एलिमेंट की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एलोट्रोपी का नाम दिया जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक कंपाउंड है और इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। क्योंकि कंपाउंड है इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म। और कार्बन की बात की जाए तो कार्बन दो फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो ये हमने देखा कि कंपाउंड, एक कंपाउंड की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म, और एलिमेंट की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं तो एलोट्रोपी। इन्हीं के लिहाज से हम देखेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी एक कंपाउंड या एलिमेंट की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में। उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं टिन की, ग्रे टिन और वाइट टिन। (13.2 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें ये दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम पे। 13.2 डिग्री सेल्सियस से पहले ग्रे टिन एग्जिस्ट करेगी 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, और 13.3 डिग्री सेल्सियस पर व्हाइट टिन एग्जिस्ट करेगा, और 13.2 डिग्री सेल्सियस पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में। तो ये 13.2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर एट विच बोथ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए खास पॉइंट है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, सॉलिड के मेल्ट होने से पहले आता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड के मेल्ट होने से पहले ही ये टेम्परेचर आ जाता है। तो ये देख लें, नोट में दोबारा देख लें, ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा उसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है।
सॉलिड के मेल्ट होने से पहले ट्रांजिशन टेम्परेचर आ जाता है हमेशा। क्रिस्टल सिस्टम देख लें। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं। अरेंजमेंट इनकी, तो ये क्रिस्टल सिस्टम के बारे में इसको देख लीजिएगा। यूनिट सेल, यूनिट सेल में 3 लेंथ होती हैं और 3 एंगल्स हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ए और बी के दरमियान एंगल गैमा है, बी और सी के दरमियान एंगल अल्फा है, और ए और सी के दरमियान एंगल बीटा है। इन लेंथ्स और एंगल्स के रिलेशन की बिना पर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, और इन क्रिस्टल सिस्टम्स को अरेंज किया जाता है टू फॉर्म 14 ब्रेवियस लैटिसेस। नेक्स्ट देखें, सोडियम क्लोराइड की बात की जाए, कुछ डाटा। फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये डाटा सारा मैं लिख रहा हूं, ऑफ सोडियम आयन 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 6 है। टोटल नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में टोटल सोडियम क्लोराइड 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ आयन्स सेपरेटली, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, सोडियम आयन्स इन यूनिट सेल 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ एनायंस, क्लोराइड आयन्स इन यूनिट सेल 4 है। सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर क्यूबिक, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड इज 6। टोटल सोडियम क्लोराइड इन यूनिट सेल 4 हैं। टोटल सोडियम आयंस इन यूनिट सेल 4 हैं। टोटल क्लोराइड आयंस इन यूनिट सेल 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात की जाए तो वो 8 हो जाएंगे। 4 सोडियम आयंस, 4 क्लोराइड आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट सेल तो वो 8 हो जाएंगे। लेकिन यूनिट सेल में वो NaCl की फॉर्म में होंगे। इसी तरीके से डायमंड की बात कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। टेट्राहीड्रल्स हैं जो अरेंज होके क्यूब बनाते हैं। डायमंड नॉन कंडक्टर है। हार्डेस्ट है, क्लोजेस्ट पैकिंग होने की वजह से हार्ड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। ग्रेफाइट, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है, पैरेलल टू द लेयर कंडक्टर है, और इंसुलेटर है, परपेंडिकुलर टू द लेयर। यानी एन आइसोट्रॉपिक है। तो सोडियम क्लोराइड, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देख लिया हम। अब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। सॉलिड्स में आयोनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आ जाएगा। तो ये 4 सॉलिड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन हम कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। आयनिक सॉलिड्स, particles are oppositely charged ions. Oppositely charged ions particles हैं। metallic solids में particles कैटाइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये ऑपोजिटली ये पार्टिकल्स हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम्स पार्टिकल्स होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने देखी इनकी। बिल्कुल ऐसे ही आयनिक सॉलिड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आयोनिक बॉन्ड है, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्ड मौजूद होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कंबाइन करती हैं, जोड़ती हैं पार्टिकल्स को। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स में हार्ड होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स भी हार्ड हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स भी हार्ड हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं। आयनिक सॉलिड्स सोलुबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, मेटेलिक सॉलिड्स जनरली लेस सोलुबल होते हैं, और अगर सोलुबल हो तो मेटल्स में ही सोलुबल होते हैं, एलाइज बनाते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स ये लाइक डिसॉल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट है, पोलर पोलर में हल होते हैं और नॉन पोलर नॉन पोलर में। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए भी लाइक डिसॉल्व्स, लाइक का कॉन्सेप्ट है,
कोवलेंट सॉलिड्स कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लीजिएगा। कोवलेंट सॉलिड्स लेस सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं जनरली। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसे एक जैसों में हल होंगे। पोलर सॉल्वेंट्स पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे और नॉन पोलर सॉलिड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो आयनिक सॉलिड्स नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, but good conductors in liquid form. लिक्विड फॉर्म में ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेटेलिक सॉलिड्स ये कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। जी, कोवेलेंट सॉलिड्स जनरली एन आइसोट्रॉपिक होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी नॉन कंडक्टर होते हैं। आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेल्सियस होता है। मेटेलिक सॉलिड्स के भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। डायमंड का 3200 के करीब है, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और कुछ इनमें से सब्लिमेशन का प्रोसेस भी शो करते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लें इनकी। सोडियम क्लोराइड है, मेटेलिक सॉलिड्स में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये एग्जांपल्स हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स में ग्रेफाइट, डायमंड एग्जाम्पल हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में शुगर एग्जाम्पल है, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 एग्जाम्पल है। तो ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है।